नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती बवाल पर आज मैं उस नायक को लेकर के आया हूं जिनका नाम है इंजीनियर गौरव जयराम, और ये राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन के प्रवक्ता भी हैं। और इनको मैं क्यों लेकर के आया हूं, देखिए, मैं इनके बारे में बहुत रिसर्च किया कि जो अभी कोर्ट में केस गया है ना, उसके नायक यही हैं। तो जो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे, जानेंगे कि ये कोर्ट केस क्यों किए, क्यों गए और ये अग्रसर क्यों हुए, और यही सब कुछ कर रही इनकी टीम है, लेकिन ये नेतृत्व यही कर रहे हैं। तो मेन योद्धा आप इनको कह सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं इंजीनियर गौरव जयराम जी का अपने आईटीआई टॉक शो चैनल पर। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने एक अति ज्वलनशील जो मुद्दा है आज देश का, और अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर आप लोग बहस करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो आईटीआई स्टूडेंट है ना, जैसे बात हुई गौरव सर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप अपना परिचय खुद दें छात्रों के लिए। देखिए, मैं इंजीनियर गौरव जयराम राष्ट्रीय महासचिव हूं अखिल भारतीय तकनीकी संगठन का जी। और मैं लंबे समय से हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि आईटीआई से जुड़े हुए बच्चे या फिर अप्रेंटिस से जुड़े हुए बच्चे या सीआईटीएस से जुड़े हुए बच्चे, लोअर जो कैटेगरी आती है टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उन बच्चों के साथ में हम लोग स्टैंड करते हैं। जब भी उनको समस्या आई है, कोविड के दौरान हमने हजारों बच्चों को उनका वेतन दिलवाने का काम किया। ऐसे समय समय पे हम लोग, जब भी हमारी आवश्यकता पड़ती है, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी उन बच्चों के साथ में खड़े होते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल उनके साथ में हम लोग खड़े रहते हैं। तो आपके ग्रुप का आईटीआई के लिए क्या काम क्या करते हैं, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने अभी जो बताया, थोड़ा सा उसको विस्तार में ही संक्षेप में बताएं कि आपका जो ये ग्रुप है तो ये करता क्या है, एक्चुअली में आईटीआई स्टूडेंट के लिए क्या लाभ है इससे। देखिए, आईटीआई बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संगठन है हमारा। और बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग लगातार 2017 से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के अंदर में छोटी से छोटी वैकेंसी, अगर कहीं 5 वैकेंसी भी निकलती हैं किसी डिपार्टमेंट में, हम एक बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक वो जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। उन पोस्टों से संबंधित छोटी से लेकर के बड़ी पोस्ट तक हम लोग अपने माध्यम से बच्चों को बताते हैं कि आप वहां पे ये फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। उनको सिलेबस में हम लोग गाइड करते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देने का भी हम लोग काम करते हैं कि बच्चे बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि हम लोगों ने 10th किया है, आईटीआई, अब आईटीआई क्या है, हमको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये होगी सरकारी क्षेत्र को लेकर के। दूसरी बात ये है, हम लोग आईटीआई के बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिलाने के लिए पूरी तरीके से उनकी मदद करते हैं। कोविड के दौरान जैसा आपने देखा होगा कि सैकड़ों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने सुसाइड करने का काम किया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। एक डिप्रेशन में आकर के वो लोगों ने मेरा बहुत करीबी दोस्त मेरा जो है उसमें सुसाइड का शिकार हुआ, रीवा डिस्ट्रिक्ट से वो आता है। तो हमने इस ग्रुप के माध्यम से ऐसे बच्चों को ढूंढ करके, जो लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति उनकी अनुकूल नहीं है, वो बहुत लंबे समय तक तैयारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने ढूंढ के उनको प्राइवेट जॉब देने का भी हम लोगों ने काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में उनको रोजगार के अवसर हम लोगों ने उनके लिए खोले हैं। मेंटेनेंस के तमाम डिपार्टमेंटों में हमने बच्चों को 15,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की जॉब हम लोगों ने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, बिना किसी इंटरेस्ट के, उनसे 1 पैसे का हमने आज तक चार्ज नहीं किया किसी भी तरीके का। हम लोगों ने ये भी काम करने का काम किया है, जिससे मैं समझता हूं कि हजारों बच्चों को, हमने परिवारों को कहीं ना कहीं सींचने का काम किया है। तो विदेश जी, हम लोग, हमारा संगठन इसी प्रकार से छोटी प्रॉब्लम, जैसे आईटीआई के कॉलेजों में कई बार होता है कि सुविधा शुल्क के नाम पे बच्चों को परेशान किया जाता है, कई बार अन्य प्रॉब्लम होती हैं, आईटीआई कॉलेज वाले कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी बच्चे के साथ में, तो हमारा स्टैंड रहता है। हम उनके साथ में भी, हम लोगों ने अभी भी पिछले 2 साल में ऐसे कम से कम 1000 लगभग ऐसे केस में हमारे लोगों ने, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उन सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस पे जो है ना काम किया है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आईटीआई के बच्चों के साथ में स्टैंड करते हैं, जहाँ भी उनको जरूरत होती है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम एक परिवार के मुखिया की भांति उनको हम लोग संरक्षित करते हैं।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस पर मैं लड़कों को जरूर सर के चैनल के बारे में बताऊंगा कि लड़कों के मन में होगा कि कैसे सर से जुड़े, तो लास्ट में मैं बताऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो जब मेन सवाल पर आ जाएं कि सर रेलवे ग्रुप भर्ती पर इतना बवाल क्यों मचा है? देखिए विदय जी, मैं आपको इस विषय पे बताना चाहता हूं कि आईटीआई एक ऐसा फील्ड है। 1 मिनट के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट, लेकिन आईटीआई पे प्रकाश डालना जरूर चाहूंगा, क्योंकि विषय आज सवाल आईटीआई को लेकर के है और बहस आईटीआई को लेकर के चल रही है जी। आप भली भांति जानते हैं कि आईटीआई करने वाले जो छात्र हैं वो बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं। वो किसान मजदूर के बेटे होते हैं, अधिकांश जो बच्चे हैं। उनके लिए ऐसी भी स्थिति है, हमारे पास में ऐसे भी सैकड़ों बच्चों के एग्जाम्पल हैं कि वो बच्चे जिनका सरकारी आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाता है, प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने के लायक भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हमारे पास में हैं कि आईटीआई की फीस 18,000 20,000 रुपए लगभग साल की होती है प्राइवेट कॉलेजों की। उस 20,000 रुपए को भी वो 1 साल के अंदर में चुका नहीं सकता है, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है। तो विडंबना देखिए कि देश के अंदर में एक ऐसा समाज जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, एक ऐसा समुदाय कि जो मुख्य धारा में आना चाहता है। माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का ये सपना है कि हर अंतिम व्यक्ति को वो मौका देना चाहते हैं, और एक आईटीआई का एक ऐसा फील्ड होता है कि बच्चा ये समझता है कि 10वीं क्लास करने के बाद वो आईटीआई कर लेगा, और तैयारी करके वो गरीब परिवार के बच्चे भी ये उम्मीद करते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमको भी कहीं ना कहीं सरकारी जो लोकतंत्र, सरकारी जो तंत्र है, उसमें हमें भी हिस्सा मिलेगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा सैकड़ों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने, जो कि जिनके खानदान में कभी सरकारी एम्प्लॉय नहीं हुआ, लेकिन आईटीआई करने के बाद में टेक्निकल पोस्टों पे जब भर्ती निकली और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जब उनसे मांगी गई, तो ऐसे हजारों बच्चों ने वहां भाग लिया और कहीं ना कहीं सरकार का वो हिस्सा बने। तो ये कहने का मतलब ये है कि आईटीआई एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और दूसरी बात और है, मैं बताना चाहता हूँ आईटीआई के बारे में कि आईटीआई एक ऐसा कोर्स है जिसमें पढ़ाई नहीं कराई जाती है, वहां पे एक अच्छा एम्प्लॉय पैदा किया जाता है। वहां हर एम्प्लॉय को जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है इंडस्ट्री के अंदर जाकर के, हर उस प्रॉब्लम को वहां 2 साल ट्रेंड किया जाता है। यानी देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि 8 घंटे लगभग क्लासेस चलती हैं सरकारी आईटीआई के अंदर में, 7 से 8 घंटे की क्लासेस चलती हैं। और उस क्लासेस का जो पार्ट होता है, मशीनरी पे कपड़ा मारने से लेकर के मशीनरी को डिसमेंटल करने से लेकर के उसको असेंबल करने तक, और उस पे किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, डाई बनाना है, इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में काम करना है, तो बारीक बारीक बिंदुओं पर वहां 2 साल उसको ट्रेंड किया जाता है। वेल एजुकेटेड उसको माना जा सकता है, स्पेशलिस्ट उसको माना जा सकता है अपने फील्ड का, अपनी ट्रेड का। और वो जब इंडस्ट्री के अंदर में जब जाता है तो वो अपनी स्किल्ड से उस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। उसका जो ग्रोथ है, उसका ग्रोथ भी बढ़ने का काम करता है जिस भी इंडस्ट्री में वो काम करता है। तो इसलिए आईटीआई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आईटीआई महत्वपूर्ण कोर्स है। इसलिए मीडिया के ऊपर में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्या है, आखिर इतना बवाल क्यों मच रहा है देश के अंदर में। आखिर रेलवे ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि 14 लाख बच्चों ने, आईटीआई के बच्चों ने जो है ट्विटर पे जाकर के ट्रेंड किया। आखिर किस लिए ऐसी नौबत आ गई कि 14 लाख बच्चे रोडों पे आने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई को सावधानिक रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कि अगर सरकार सबको मौका देना चाहती है इसमें, तो आईटीआई छात्रों को क्या परेशानी है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 10वीं जी हाँ देखिए, मैं बहुत ही स्पष्ट और मतलब जो मेरा अनुभव है उसके आधार पे बताना चाहता हूं कि उसमें समस्या ये है। मैं इस सवाल पे जाने से पहले आपको एक सवाल की और लेकर के जाता हूं जो इस सवाल को पूर्ण करता है। वो सवाल ये है कि 2017 में सरकार ने ये माना और सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। सरकार ने ये माना, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास में है, और वो नोटिफिकेशन मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें फाइल किया हुआ है। सरकार ने ये माना कि हमने बहुत बड़े स्तर पे रेलवे डिपार्टमेंट में ऑटोमेशन पे हम लोगों ने काम किया है, ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोगों ने बिल्डअप करने का काम किया है, नई मशीनरी, बड़ी मशीनरी हम लोगों ने हर फील्ड में लाने का काम किया है। इसलिए रेलवे ने उसको स्वीकार किया 2017-18 के नोटिसों में कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, अन्य प्रकार की टेक्निकल पोस्टों पे ग्रुप डी में हम लोगों को टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता है। ग्रुप डी का मतलब केवल पोछा लगाना नहीं है,
ग्रुप डी के अंदर में तमाम प्रकार की चीजें हैं, तमाम प्रकार की मशीनरी हैं, तमाम प्रकार के असिस्टेंट ऑपरेटर के साथ में जो टेक्नीशियन होते हैं उसका जो असिस्टेंट होता है वो भी ग्रुप डी के माध्यम से जाता है। तो उस समय की रेलवे ने ये माना कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्होंने स्किल्ड को लेकर के बहुत ज्यादा जोर दिया। कई उन्होंने कार्यक्रम देश के अंदर में कई प्रोग्राम उन्होंने चलाए जिससे कि आम नागरिक को भी वो चाहते हैं कि स्किल्ड होल्डर वो होना चाहिए। तो उस समय सरकार ने ये माना कि हमको ग्रुप डी के अंदर में आईटीआई के बच्चों की नीड है और लगातार 2017 से 2018 में, 2019 में, 2020 में, वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में, वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में, इवन की वर्ष 2025 की 2 तारीख तक, 2 जनवरी 2025 तक, 28 दिसंबर 2024 को रेलवे ने आरटीआई के जवाब में भी जब हमने उससे पूछा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आप क्या लेने वाले हैं ग्रुप डी के अंदर में, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा मेरे पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वीरेश, मैं आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भेजे हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आप अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएं, सारे पेपर हमने कोर्ट में लगाए हुए हैं। तो उन्होंने बार बार ये माना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई हम लेने वाले हैं। और न केवल माना, उन्होंने बच्चों को आदेशित भी किया रेलवे ने, उनसे बच्चों से उन्होंने कहा कि आप अपनी आईटीआई करके कंप्लीट रखिएगा, आने वाली वैकेंसी में आईटीआई ही लेंगे हम, आईटीआई ही लेंगे हम, आईटीआई ही लेंगे हम। बच्चों के ऊपर इतना माइंड बच्चों के ऊपर सेट कर दिया रेलवे ने, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है जॉब देने वाली रेलवे, और रेलवे से बहुत लाखों बच्चों की उम्मीद भी होती है। जिस कारण से हुआ यहाँ पर ये कि 50 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने रेलवे के नोटिस के बाद देश के अंदर में आईटीआई किया, और उसका डाटा भी मेरे पास में, ये आरटीआई के माध्यम से मैंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी संस्था होने के बाद आप कह रहे हो कि आप पढ़ाई कर लो, हम आपको जॉब पे रख लेंगे, आप प्रॉमिस कर रहे हो, और उसके बाद आप अपनी बात से भागना चाहते हो। तो ये कहाँ की न्याय संकट है? उन 50 लाख परिवारों की संख्या आप देखो तो कम से कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं रेलवे के इस फैसले से। तो इसलिए पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे पास हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का उद्देश्य केवल टेक्निकल पोस्टों पे टेक्निकल पर्सन को रखना है, नॉन टेक्निकल पोस्ट भी ग्रुप डी के अंदर में है। अभी जो वैकेंसी निकली है, बहुत कम संख्या में वैकेंसी निकाला है इन लोगों ने। रेलवे को चाहिए था कि 1.5 लाख कम से कम वैकेंसी पद इस समय खाली हैं, तो कम से कम 1 लाख पोस्ट कम से कम निकाला होता। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल जो ब्रांच हैं, जो टेक्निकल की जो पोस्ट है, उस पे कम से कम आप आईटीआई को रखिए। हम बिना आईटीआई का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बाकी लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी जो उनके लिए पोस्ट हैं, उनके लिए भी इसमें पोस्ट है, उन पे आप उनको पूरा मौका दीजिए। किसने मना किया है आपको? आप मतलब हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आईटीआई को मौका मिलना चाहिए, आईटीआई के फील्ड में टेक्निकल पोस्ट। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आप इस आंदोलन में कैसे आए, क्यों आए आप, और आपको इस आंदोलन में आने का क्या अभिप्राय है? देखिए, ये आंदोलन, इसको आंदोलन कहिए आप, या फिर आप इसको भूख कहिए। जब बच्चा भूखा होता है तो वो चिल्लाता है, और हम मीडिया वाले आंदोलन नहीं कहते। रात में अगर उसको भूख लगेगी तो या तो माँ को जगाएगा, बाप को जगाएगा, दादी को जगाएगा, दादा को जगाएगा। रेलवे ने आईटीआई के बच्चों को, भारत सरकार की संस्था रेलवे है, और भारत सरकार की संस्था एक डीजीटी है जो बच्चों को आईटीआई कराती है। जो लाखों बच्चों को आईटीआई करा करके आज ग्राउंड पे और उसने दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है, तो हम लोगों ने रोना प्रारंभ किया। मुझे यहाँ इंपोर्ट नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा संगठन एआईटीओ आज से नहीं, 2017 से 2019 में आप देखिए हमने वृहद स्तर पे लोगों को जोड़ने का काम किया, और कोविड के दौरान मेरे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, हजारों ऐसे लोग हैं। हमारे पास 2.5 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं हमारे पास में देश भर के अंदर में, जो एआईटीओ को लंबे समय से जानते हैं। एआईटीओ एक ऐसा फील्ड है, मुझे इंपोर्ट नहीं किया गया है, गौरव जयराम को इंपोर्ट नहीं किया गया है। और सुनिएगा, यहाँ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गौरव जयराम एक आईटीआई स्टूडेंट है। मुझे नीड है, मैं अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ रहा हूँ। मैंने स्वयं आईटीआई किया है दिल्ली गवर्नमेंट से, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे इंपोर्ट नहीं किया गया है, ये लड़ाई मेरी है। मेरी जो मांग है मैं वो रख रहा हूँ, मेरी भूख है, मुझे चाहिए तो मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। इसमें दूसरे को परहेज क्या है?
नहीं, ये सही बात जयराम जी आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है इसलिए मैं सवाल तो देखिए पूछूंगा। तो मेरा ये मतलब था कि जो काम आईटीआई संचालक का था आवाज उठाने का, वो तो उठा नहीं रहे हैं, वो पीछे चले गए हैं। तो आप क्यों आगे आए? आज उसको आपने क्लियर कर दिया कि मैं खुद ही एक आईटीआई की स्टूडेंट हूं, इसलिए ये सवाल किया हूं सर। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आईटीआई स्टूडेंट को रेलवे ग्रुप डी भर्ती में मौका मिले, इसके लिए आप अभी तक किस किस अधिकारी से मिले हैं सर, और क्या जवाब दिया है? ये लड़के जानने चाहते हैं, स्टूडेंट जानने चाहते हैं सर। राजनीतिक सवाल तो होते रहेंगे सर। देखिए 28 दिसंबर 2024 को जब एक शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से दाखिल किया गया, जारी किया गया, पब्लिश किया गया, और उसमें ना तो किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई जिक्र नहीं था। रेलवे ने उस शॉर्ट नोटिस में केवल कहा कि हम लोग भर्ती देने जा रहे हैं, इतने पदों पे हम लोग भर्ती करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। 29 तारीख का वो दिन था कि मैं जब दिल्ली, मेरे पास में देश भर के हजारों मैसेज मेरे पास में आए बच्चों के, क्योंकि हमारा संगठन आईटीआई का परिवार है और हम एक मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, एआईटीयू मुखिया के रूप में काम कर रहा है। तो मैं 29 तारीख को मैं यहाँ से गाड़ी उठा करके मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंच करके मैंने लोगों से बातचीत करनी वहां पे प्रारंभ की। पहले मैंने राजनीतिक लोगों से बात करने का प्रारंभ किया। राजनीतिक कई एक्सपर्ट ऐसे हैं हमारे जो गुजरात से आते हैं, बिहार से आते हैं, और जो सरकार के अंदर में भी और बाहर में भी उनका आना जाना रहता है, उनकी रिलेशनशिप है। मैंने उन लोगों के साथ डिस्कस किया एक लंबा, और मैंने इसमें कानूनी दावपेच भी मैंने क्या हो सकते हैं उसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में जानने का मैंने प्रयास किया। तो मुझे जैसे जैसे मुझे लगा कि भाई सबसे पहले रेलवे को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, तो हम लोग रेलवे के पास गए। हम लोगों ने रेल मिनिस्टर जी को, रेल मंत्री जी को मैंने लेटर लिखा, एआईटीयू की तरफ से मैंने लेटर लिखा, डायरेक्टर यूके तिवारी जी को मैंने लेटर लिखा, और उस लेटर की कॉपी भी मैं आपको मैं पहुंचा दूंगा कि वो लेटर में मेरे क्या क्या बिंदु रहे, क्योंकि समस्या रेलवे से थी। इसलिए मैं पहले रेलवे के पास गया। देश के अंदर में जितने भी आरआरबी हैं, देश के अंदर में 20 स्थानों पे 20 आरआरबी पे हमने जाकर के, हमारे लोगों ने जाकर के, आईटीआई के बच्चों ने जाकर के वहां पे ज्ञापन देने का काम किया, और उनसे ये कहा कि भाई आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आप 32,000 मात्र पोस्टों पे पहली बात तो वैकेंसी लेकर के आए हैं, और दूसरी बात आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई का आप दावा कर रहे हो, हर रोज दावा कर रहे हो, लेकिन हमारे को इसमें जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें हमारे को आप मौका नहीं दे रहे हो। इसका हमको अंदेशा था विवेक जी। इसको हम अभी अभिषेक राज सहित बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माध्यमों से, आज से नहीं 2 साल से वो चिल्ला रहे थे, 3 साल से गरिया रहे थे कि भाई आईटीआई को रेलवे से आईटीआई को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ये बहुत दिन से हमको अंदेशा था, क्योंकि हम मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया का मतलब यही है कि जो चीजें होने जा रही हैं उस पर कम से कम पहले हमारे पास में वो चीजें पहुंच जानी चाहिए। हमारे पास इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, वो सोर्स होने चाहिए कि हमारे परिवार के साथ में कल को कोई हादसा होने वाला है तो हमें उसका अंदेशा कुछ ना कुछ रहना चाहिए पहले से, वो हमें था। हमने रेलवे के तमाम डिपार्टमेंटों से, तमाम आरआरबी पे और बहुत सारे जिलों में हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि वो रेलवे को हमारा ज्ञापन पहुंचाएं, और उसके भी सारे एविडेंस मेरे पास में उपस्थित हैं। तो हमने रेलवे से मांगा, और ये लगातार हम मांगते गए, 2 तारीख तक मांगते गए। 3 तारीख को इन्होंने एक फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 3 को भी हम लोगों ने फिर भी माना, फिर हमने 4 तारीख को भी, 5 तारीख को भी हमने ये माना, 5 जनवरी 2025 को, 28 से 5 जनवरी 2025 तक लगातार हम लोग भागते रहे, लगातार आईटीआई के छात्र ज्ञापन देते रहे। हम लोगों ने 5 तारीख को फिर एक ट्विटर पे बहुत बड़ा कैंपेनिंग करने का काम किया, जिसमें हमने आईटीआई लागू करने की मांग की, जिसमें 14 लाख बच्चों ने ट्वीट किया, जो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यहाँ एक चीज और कोट करना चाहता हूं मैं वीरेश जी, कि आईटीआई के बच्चे ऐसे 40% बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। वो ऐसे परिवारों से आते हैं कि उनके पास डिजिटल मोबाइल फोन नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 14 लाख बच्चों ने ट्वीट किया, इसका मतलब ये है कि कम से कम 30 लाख बच्चों ने वो ट्वीट किया है, उसको 14 लाख ना देखा जाए। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, और आप इसका फिजिकल आप जांच कर लीजिएगा। आप तो आईटीआई से जुड़े हुए हैं, आप लगातार आईटीआई की बात करते रहते हैं, आपको जानकारी है कि आईटीआई के 50% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, डिजिटल मोबाइल फोन। तो हमने 5 तारीख को एक विरोध दर्ज कराने का भी काम किया कि रेलवे को समझ में आ जाए ऐसा है, हम चाहते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो जाए और हमें हमारा अधिकार मिल जाए।
अधिकार केवल टेक्निकल पोस्टों पे हमें मिल जाए। हम नॉन टेक्निकल की मांग नहीं कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल पे आप सबको मौका दो, 10वीं को मौका दो और बाकी को मौका दो। उसके बाद जब 5 जनवरी भी बीत गई, उसके बाद भी 6 जनवरी को भी कोई रिएक्शन रेलवे की तरफ से नहीं देखा गया। किसी भी प्रकार की रेलवे ने फोन तक नहीं उठाने बंद कर दिए हमारे। हम रेल मंत्री उनसे यूके तिवारी साहब से रेल भवन मिलने के लिए गए। मेरे फोन से 8755 वाला जो मेरा नंबर है, इस फोन से मैंने यूके तिवारी जी को फोन किया, उनके ऑफिस में फोन किया और उन्होंने मेरी बात कराई यूके तिवारी जी से, तो उन्होंने मिलने से मना किया। बोले आप फोन पे बता दीजिए क्या बात करना चाहते हैं। मैंने कहा सर आप ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आपने लगातार ये कहा है कि हम लोग जो है 10th प्लस ITI लेंगे, लेकिन आप आज ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है। 50 लाख बच्चे इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द कह करके फोन काट दिया कि ये हमारा पॉलिसी मैटर है। हाँ, कुछ चीजें हो रही हैं उसमें हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है तो ये हमने इसलिए इसको बदल दिया गया है। ये भी एक्सेप्ट किया उन्होंने कि कुछ चीजें हुई हैं उस पे हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चीजें हैं इसके बारे में आज तक पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला। तो जब हमको हताशा यहाँ से प्राप्त हुई तो फिर हम लोगों ने आगे की जो रणनीति है उसको अपनाने का काम किया। हम इतने लोगों से हम लोग मिले पूरे देश में। तो इस मामले को लेकर के आपको कोर्ट में हमको लगता है कि क्यों जाना पड़ा, यही कारण है क्या? किसी कारण से आपको कोर्ट में जाना पड़ा? ये पूरा का पूरा प्रकरण मैंने आपको 28 दिसंबर 2024 से और 7 जनवरी 2025 तक का मैंने आपको डे बाई डे का पूरा प्रकरण मैंने समझाने का प्रयास किया है। ITI के बच्चों को और आपके दर्शकों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी हमारा मन नहीं माना। इसके बाद भी हमारा मन नहीं माना तो हमने सोचा कि DGT अब हमारा मुखिया है परिवार का। ITI हम लोगों ने किया है, DGT हमारी माई बाप है। हमको लगा कि यार DGT को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों ने DGT से मिलने के लिए प्रयास किया। हम अभिषेक सर, अनिल सर, हम लोग दिल्ली पहुंचे और DGT ऑफिस में जाकर के हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हमारे लिए वो ऑफिस बना है, इतना बड़ा ऑफिस जिसमें पूरा सिक्योरिटी फोर्स लगा हुआ है, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। आम आदमी से, आम स्टूडेंट से वो बात नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगा, लेकिन सौभाग्य की बात ये रही कि वहां कुछ अधिकारी बहुत अच्छे, मुझे ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने मेरे को फोन से बात किया और मुझे जानने का प्रयास किया और मैंने उनको बताया कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ AITO से और हमारे साथ लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं लाखों बच्चों का एक पक्ष लेकर आपके साथ आया हूँ। मेरे को किसी पर्सनल काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। मुझे ITI नहीं खोलनी है, ना मैं कोई ITI चलाता हूँ, मैं ITI संचालक नहीं हूँ। तो फिर वहाँ के मूर्ति सर हैं, एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं और भी काफी, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि लेना, मैं समझता हूँ कि शायद ठीक नहीं है। तो मुझे फिर उन्होंने 5 वहां से भेजे और हम लोगों को वहां उन्होंने बुलाया। 5 बजे से लगभग 5:45 तक 45 मिनट वहां पर अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। मैडम डायरेक्टर मैम वहां पे हमें नहीं मिली, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वहां के सक्षम अधिकारियों ने हमको सुना। सेक्रेटरी भी वहां पे नहीं थे मौजूद, लेकिन वहां भी सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में भी हमको सक्षम अधिकारियों ने सुना और हमारे ज्ञापन को लिया। सारे प्रूफ हम लोगों ने उनको दिए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये गलत हो रहा है। मैंने उनको बताया कि जब आप ये बताइए कि ITI 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे ITI के इस समय बेरोजगार घूम रहे हैं, जो केवल 2019 से 24 के बीच में है। अगर आंकड़े को आप और पीछे लेकर के जाएंगे तो ये 1 करोड़ भी हो सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ये बताइए ITI कराते हो तो आप कम से कम अपने बच्चों की, अपनी सरकार है आपकी वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है रेलवे और आप भी सरकार की एक शाखा है, तो आप अपनी सरकार को समझाइए। रेल मंत्री जी को आप एक लेटर लिखिए कि टेक्निकल जो पोस्ट है, हम इसीलिए तो टेक्निकल के कोर्स चलाते हैं कि आपकी जो पूर्ति हम लोग कर सकें, एक अच्छा माहौल हम देश के अंदर में दे सकें। अगर नॉन टेक्निकल पर्सन टेक्निकल पोस्ट पे रहेगा तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसको पता ही नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, हैमर क्या होता है, उसको टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर, उसको क्या जानकारी है इन सब चीजों के बारे में। तो हमने वहां पे बहुत सारी बातें करी, उन्होंने माना कि हम लोगों को लेटर लिखना चाहिए। इसी क्रम में मैंने जयंत चौधरी जी, जो कि मिनिस्टर साहब हैं, हमारे मंत्री हैं कौशल विकास के, मैंने उनको भी AITO की तरफ से लेटर लिखा और उनसे भी अनुरोध किया कि मिलने के लिए मैंने समय मांगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो भी विदेश में थे, उनका कुछ कार्यक्रम था, 5 दिन का एक कोई कार्यक्रम था, उससे पहले भी वो विदेश में थे, उनसे भी मुलाकात हमारी हो नहीं पाई, लेकिन उनके सेक्रेटरी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। तो ये हम लोगों ने इतना ये सब जगह भागदौड़ हम लोगों ने किया और भागदौड़ करने के बाद में हमको लगा कि अब कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं है, ऐसा कोई मीडिया देश का, ऐसा कोई बड़ा चैनल इसको दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये गरीबों की लड़ाई है, क्योंकि ITI के बच्चों की लड़ाई है। ये उद्योगपतियों की लड़ाई होती तो मीडिया के अंदर सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक इसमें प्राइम और सारी चीजें और अपडेट और फास्ट और ये पूरा उस पर चलता, लेकिन ये गरीबों की लड़ाई है, इसको लड़ने कोई नहीं आएगा। हमको ऐसा महसूस हुआ
तो हमने फिर अपने लोगों के साथ में बातचीत किया, जो बहुत सारे सामाजिक संस्था हमारे साथ जुड़ी, हम लोगों ने उनके साथ में ये बातचीत रखी, आईटीआई के तमाम बच्चों से हमने संपर्क किया कि अब करना क्या चाहिए। तो उसमें फाइनली डिसीजन सभी का ये हुआ कि हम लोगों को माननीय न्यायालय का, माननीय कोर्ट का हम लोगों को शरण लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम दरबार वही है। भगवान के बाद अगर कोई न्याय का घर है तो वो केवल कोर्ट है, दूसरा कोई घर ऐसा है नहीं कि जहां से आपको न्याय मिल सकता है। या तो भगवान दे सकता है या फिर कोर्ट दे सकता है। तो हम लोग इसी आस और उम्मीद के साथ में, करोड़ों बच्चों और उनके परिवार इसी उम्मीद के साथ में हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष गए। हम लोगों को एडवाइस दिया गया कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला लेकर के जाना चाहिए। हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए, उसमें हमारी केस को ट्रांसफर कर दिया गया कैट के अंदर में। कैट के बारे में आप सब लोग जानते हैं सर, आप जानते हैं कि कैट में जो है किस तरीके की सुनवाई होती है, जॉब से रिलेटेड सारी सुनवाई कोर्ट कैट के अंदर में होती है, CAT इसका को लिखा जाता है। तो हम लोग उसके बाद में जब हाई कोर्ट ने भी हमको डायरेक्शन दे दिया कि आपको कैट में जाना चाहिए, और हम लोग फिर कैट में गए। हमारे 2 अधिवक्ता हाई कोर्ट में इस केस को लड़े, मजबूती से पक्ष रखा, कैट में भी मजबूती से हमने इसमें पक्ष रखा, और हम लोगों की मजबूरी बनी कि हम लोगों को कैट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, केवल इसी उम्मीद के साथ कि ITI के बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप कोर्ट गए हैं और मान लीजिए कि बाय द वे अगर आप कोर्ट में हार जाएंगे तो फिर आगे आपका क्या प्लान है? ये लड़कों के मन में तो थोड़ी सी जिज्ञासा रहेगी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए कोर्ट एक आखिरी उम्मीद रहती है। हम हार तो चुके हैं 2 तारीख को ही, हमारे पास बचा क्या है, विकल्प क्या है? जब रेलवे ने ये कह दिया कि हम ITI को कंपलसरी नहीं करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन से हटाते हैं आपको, तो हम तो हारे हुए हैं। हमारे लिए तो हर एक स्टेप जीत के समान है। इसके सिवा हम कर क्या सकते हैं? हम अपनी लड़ाई को मजबूती से रख रहे हैं, पक्ष को हम मजबूती से रख रहे हैं। कैट में भी हमारे केस को सुना गया, रेलवे की तरफ से लगातार प्रयास किया गया कि हमारा केस वहां पे रजिस्टर्ड ना हो, एक्सेप्ट ना हो, निराधार हमारे केस को बताया गया। लेकिन 2 जजों की बेंच ने, न्यायाधीशों ने इस मामले को सुना और उन्होंने ये माना कि कहीं ना कहीं ये केस एक्सेप्ट करने योग्य है, और इसीलिए रेलवे को नोटिस दिया गया कि आप अपना जवाब सबमिट करेंगे। रेलवे अपना सवालों के जवाब तैयार कर रहा है। कैट में हमारी 14 तारीख को सुनवाई है, 14 फरवरी को हमारी सुनवाई होनी है, और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि कैट में कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है। देखिए, हमको उम्मीद तो करनी पड़ेगी, अभी हम कैट में हैं, फिर हाई कोर्ट के पास में भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि पहले तो कैट से ही हमको न्याय मिलेगा, और अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो फिर हम दोबारा से हाई कोर्ट के समक्ष जाएंगे कि सर आपने कैट भेजा था, लेकिन कैट में हमारे को उस तरीके से सहूलियत नहीं मिल सकी है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, देश की सबसे उच्च न्यायालय। जी गौरव जी, थोड़ा सा समय का वो रहता है क्योंकि जूम मीटिंग के थ्रू से हो रही है और सवाल अभी हैं बचे हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा आप लोगों पर सवाल उठ रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोर्ट में जाने का खर्चा कौन उठा रहा है? क्या आप लोग स्टूडेंट से इसकी सेवा ले रहे हैं या फिर आपका जो संगठन है वो कर रहा है? देखिए, बड़ी स्पष्टता के साथ में और ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ, देश भर के लोग देख रहे हैं आपके इस चैनल को, बड़ा चैनल है, सारे लोग इसको देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस केस में जो भी खर्चा हो रहा है वो सभी खर्चा हम लोग ना तो किसी ITI के संचालक से हमने ये पैसा लिया है, ना किसी बहुत बड़े उद्योगपति से हमने ये पैसा लिया है, और ना ही ये बच्चों से हमने 1 भी रुपया अभी तक इस केस में हमने नहीं लिया है। अभी तक जो भी खर्चे इसमें हो रहे हैं वो हमारे सामाजिक संस्था की तरफ से, AITO की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, और हमारे साथ में AITO के साथ में और बहुत सारे सामाजिक लोग, आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जिन लोगों की भावना कहीं ना कहीं ITI के प्रति रहती है, जो ITI के दर्द को समझते हैं, उन गिने चुने कुछ चुनिंदा लोगों से हम लोगों ने इसमें सहयोग अभी तक मांगा है। हम लोगों ने सहयोग अभी तक उन्होंने दिया है। आगे इस केस में अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग हम आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमें जरूरत पड़ेगी क्या आगे भी किसी फंड की, तो हम आपसे मांग लेंगे, और आप जैसे चैनल वालों से मांग लेंगे, आप जैसे समाज सेवकों से मांग लेंगे कि ITI के बच्चों की लड़ाई है सर, हम झोली फैला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बच्चों से अभी तक हमने 1 पैसा नहीं लिया है, किसी उद्योगपति का 1 पैसा हमको नहीं मिला है सर। बहुत अच्छी, चूंकि सवाल है तो सवाल तो देखिए मीडिया के सामने उठेगा ही। क्या ऐसा नहीं लगता है गौरव जी कि ITI कोचिंग सेंटर वालों ने आपको मोहरा बनाया है? ये सवाल उठ रहा है। देखिए बिल्कुल भी, मैं आपके सवाल को मुझे सवाल से आपके से कोई आपत्ति नहीं है, और सवाल है तो उठ रहा है, उठना भी चाहिए। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से
हाँ। एक भी ऐसा यूट्यूब पे काम करने वाला, एक भी जिस भी तरीके की आप बात कर रहे हो, एक हाँ। भी ऐसा शख्स नहीं बता सकते हो कि जिसको मैं पहले से किसी को जानता हूँगा या किसी से मेरे कोई संबंध इस तरीके के रहे होंगे कि जो हाँ। कि मैं मुझे कोई मोहरा बना सकता है। हाँ। और एआईटीओ तो एक देश के अंदर में एक पहले से ही ऐसी संस्था है 2017 से काम कर रही है, इसको कौन मोहरा बनाएगा? ये तो हमारे, आप देखिएगा सोशल पेज पे जाकर के एआईटीओ का जो हमारा एक पेज बना हुआ है, 2.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर उस पे जुड़े हुए हैं। आप पूछिए उन 2.5 लाख बच्चों से, वो बताएंगे कि वहाँ एआईटीओ की जो एक्टिविटी है, एआईटीओ की जो काम करने का तरीका है, वो किस तरीके का रहा है। हम तो पहले भी इसको आवाज उठाते रहे, के मामले में भी आवाज उठाने का काम किया। मैं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ आपको, और आपके बारे में मैं रिसर्च किया हूँ, ये सब जानते, बिना रिसर्च के नहीं आता हूँ। क्या है कि सवाल उठता है कि कहीं कोचिंग सेंटर वालों को ये डर तो नहीं सता रहा है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में अगर आईटीआई वालों को नहीं लिया गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी या कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगी। तो गौरव जी एक प्रखर प्रवक्ता हैं, और चूंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं और लाइम लाइट में हैं सर, इसलिए सवाल उठा, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आईटीआई को पढ़ाने वाले अगर कोई कोचिंग सेंटर अपना कुछ काम करते हैं तो वो देखिए उनका अपना विवेक है, और वो अगर किसी तरीके का सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे किसी से, हम आपसे भी मना नहीं करेंगे। अगर हमें, मैंने कहा ना कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ी इस केस में, अगर एआईटीओ को आवश्यकता पड़ी इस केस के अंदर में, तो मैं झोली फैला के आपके पास भी आ जाऊंगा। तो आईटीआई के पास अभी तक मैं गया नहीं, किसी के पास अभी तक मैंने किसी यूट्यूब पे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे आप इस केस में को लड़ने के लिए मुझे पैसा दे दीजिएगा। और कोई अगर ऐसा कोई भी अगर सिद्ध कर जाता है, मैं गारंटी के साथ चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक भी बिंदु कोई देश के अंदर में जो इस तरीके की अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे मुख्य धारा में आए, वो नहीं चाहते कि उन बच्चों को जॉब मिले, वो नहीं चाहते कि वो सरकारी जॉब का लाभ लें, वो नहीं चाहते, वो गरीब बच्चों को गरीब देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं उनकी मानसिकता दूषित है, जो आज कहीं ना कहीं अगर मुझे किसी संस्था से जोड़ने का अगर काम करें, मैं खुद में अपनी एक संस्था हूं, मेरे साथ लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, और इसका प्रूफ आपके पास में है, सोशल मीडिया पे सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके के आरोप लगाने से मात्र आप जो है किसी के कैरेक्टर को आप गंदा कर दोगे, इतना आसान नहीं है सर। और आईटीआई स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं कि देखिए, गौरव जयराम ऑफिशियल इनका एक यूट्यूब चैनल है सर का, है ना, उसमें इन्होंने अपने कोर्ट के बारे में रोज का क्या अपडेट है सर, यही है चैनल के बारे में। आप थोड़ा सा आईटीआई स्टूडेंट के आप गार्जियन हैं सर, और मैं अपने चैनल पे सर मैं बता दूं कि मैं ऐसे कंपटीशन नहीं करता हूं सर, ये हमारा चैनल है, न्यूज चैनल। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा काम है, आप क्या काम कर रहे हो, आपका काम, और का काम लड़कों का जो आप हेल्प कर रहे हैं सर, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपने चैनल के बारे में बताइए। और लड़के जो है तो लाखों देश के जितने हैं वो सारे चैनल वाले सर से जुड़े। सर क्या है आपका? मैं सर बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि गौरव जयराम ऑफिशियल मेरा यूट्यूब पे मेरा जो है ये चैनल है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। केस की एक एक अपडेट, बारीकी से एक एक अपडेट, इवन की एडवोकेट साहब के भी जो हमारे अधिवक्ता हैं उनके भी सारे वीडियो, सारे जवाब सवाब क्या चल रहे हैं, वो सारे आपको गौरव जयराम ऑफिशियल पे मिल जाएंगे। एआईटीओ का हमारा टेलीग्राम पे एआईटीओ का हमारा पेज है, एआईटीओ के नाम से ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फेसबुक के ऊपर में हमारा पेज है, जिसमें लाखों बच्चे इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, और इसमें आप भी जुड़ करके अपनी समस्याओं के समाधान करा सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपकी हर एक व्यक्ति की समस्या यहाँ पे सुनी जाएगी। जहां तक भी हम सक्षम हैं, हमारे पास जहां तक भी ताकत है, जहां तक भी हम सक्षम है, आपके साथ खड़े हुए हैं हमेशा। गौरव जयराम ऑफिशियल मेरा यूट्यूब पे पेज, यूट्यूब चैनल है, और इसको मैं दे भी दूंगा और बकायदे लिख भी दूंगा। सारे आईटीआई स्टूडेंट को, परिवार को मैं कह रहा हूं कि आप लोग जुड़िए। ये देश में ऐसे नौजवानों को आगे आना होता है, निस्वार्थ आ रहे हैं, और मेरे शो पे जो आता है ना, तो आप लोग तो जानते हैं कि है ना, और इनके उसमें जा करके यूट्यूब चैनल पर आप रोज का अपडेट ले सकते हैं और ये हेल्प भी कर सकते हैं। मैं तो मीडिया हूँ, मेरा काम है सवाल उठाना, तो मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन जयराम जैसे युवक जो है, तो जो आईटीआई में आए हैं ना, तो वो बहुत आगे काम कर रहे हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई सर कि आज आप अपना जो है तो कीमती समय निकाल करके आईटीआई टॉक्स चैनल पर आए, और लड़कों को जो है तो आपने बहुत बड़ी बात बताई। और जो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल हमसे कर रहे थे, तो उन सवालों को लेकर के आपने बहुत बढ़िया से जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद सर आपका। और हाँ, एक सर आप शायद 27 तारीख को ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं,
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मेरे मन में अभी यही प्रश्न था कि 3 सेकंड पहले मात्र मैं यही कहने वाला था कि हम लोगों ने एक बार पुनः जैसे 5 तारीख को हम लोगों ने 5 जनवरी 2025 को ट्विटर के ऊपर जाकर के 15 लाख बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। वही काम हम लोग 27 जनवरी 2025 को हम लोग सुबह 11 बजे ट्विटर पे आरआरबी लेवल 1 में ITI लागू करो ये हैशटैग आपको मिल जाएगा। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आपको ये मिल जाएगा। गौरव जयराम मेरा ट्विटर हैंडल है और अभिषेक सर और तमाम इस प्लेटफॉर्म पे AITO के पेज पे भी ये मिल जाएगा। सुबह 11 बजे आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पड़ोसी के फ़ोन में, अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है तो चाचा से मांग लीजिएगा, ताऊ से मांग लीजिएगा और उसके फ़ोन में अपनी ID बना करके ट्विटर पे आप लोग ट्विटर पे ट्वीट जरूर करें। हमें आशा उम्मीद है कि बड़ी संख्या के अंदर में उस दिन का भी जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी टूटेगा और दोबारा से हम लोग रेलवे को एक बार पुनः, न्यायालय में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन देखिए हमारी महानता, देखिए हमारा काम करने का तरीका। हम लोगों ने कभी कोई प्रोटेस्ट करने के लिए इजाजत नहीं किया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोटेस्ट के समर्थन नहीं करता है। देश के अंदर में शांति से हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। न्यायालय में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि रेलवे को समझ में आ जाए। इसलिए दोबारा हम लोग 27 तारीख को सुबह 11 बजे ट्विटर पे कैंपेनिंग कर रहे हैं जिसका आप सभी लोग हिस्सा बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम दिए आप हमारे चैनल को लेकर के। तो ये थे जयराम जी और गौरव जयराम जी थे और जो अपने विभागी से अपना सारा सवाल के, इनको सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल आगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।